बीजेपी से सीधी भिड़ंत में फंसी ममता बनर्जी को अब घरेलू मोर्चे पर भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नाराज चल रहे मंत्री शुभेंदु अधिकारी के बारे में खबर आ रही है कि वो मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। उधर आसनसोल नगर निगम के एडमिनिस्ट्रेटिव चेयरपर्सन और टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी ने अपनी ही सरकार के नगर विकास मंत्री को खत लिखकर विकास का फंड न जारी होने पर नाराजगी जताई है और इसे भी पार्टी से नाराजगी का मामला ही बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ बर्दवान में बीजेपी कार्यकर्ता की लाश मिलने को लेकर बीजेपी ने सीधे सीधे कहा है कि इसके पीछे टीएमसी है। देखिए, मैंने कोई विस्फोरक चिट्ठी नहीं लिखा है, मैंने एक कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी लिखा है। इस तरह का चिट्ठी मैं 6-7 पहले भी लिख चुका हूं और मेरी ये ऐसा मैंने नहीं सोचा था कि इस चिट्ठी को प्रेस के सामने ला दिया जाएगा, लेकिन प्रेस के सामने ला दिया गया, चिट्ठी को लीक कर दिया गया। इस शहर को हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं, इस शहर को बयान करने वाले हम लोग हैं। कुछ बाधाएं थी जिसकी ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया गया था, बस केवल इतना मामला है। इस शहर को आगे ले जाने के लिए फंड की व्यवस्था कर दें, शहर आगे जाए और क्या। मैं कहाँ मंतव्य ला रही, इस चिट्ठी को क्यों लीक किया गया? मैंने तो इसका पहले भी 7 चिट्ठी इस तरह का लिख चुका हूँ, उसको लीक नहीं किया गया और इसको लीक किया गया। जो लोग लीक किए हैं उनकी मंशा पर मुझे संदेह है, पता नहीं क्या पार्टी का भला चाहते हैं कि नहीं। मनोज्ञा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मनोज्ञा, खूनी खेल लगातार जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि चिट्ठी लीक की गई या फिर करवाई गई। बिल्कुल, इसका जवाब तो वही दोनों देंगे जिन्होंने लिखा है और जिनको लिखा गया है। लेकिन इस पत्राचार जो हो रहा है इस समय टीएमसी नेताओं के बीच में, वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। पहला ये कि आखिरकार सब कुछ सही नहीं है और अगर जो सही नहीं है उसे हमेशा पब्लिक में यानी जनता के सामने क्यों रख दिया जा रहा है चिट्ठी के तौर पर। अगर विधायकों को नाराजगी है मंत्री के प्रति तो पहले भी अगर 1 साल पहले बात होती थी तो बातचीत से मामला सुलझा लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब चिट्ठी में लिखा जा रहा है कि आपकी वजह से दुर्गापुर आसनसोल का इलाका स्मार्ट सिटी नहीं बन सका और उसके साथ साथ कवायद भी दी जा रही है ये कहकर कि सरकार की ओर से, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ओर से जिसकी भी तरफ से पैसा आना था वो नहीं आया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। तो जितेंद्र तिवारी पांडेश्वर के एमएलए हैं, लेकिन एक विधायक ने जब अपने ही मंत्री को चिट्ठी लिख दी है तो ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इस चिट्ठी की तर्ज पर क्या संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। मनोज्ञा, बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि एक तरफ यानी कि दोनों मोर्चों पर अब ममता बनर्जी के लिए मुश्किल है। एक तरफ बीजेपी है, वहीं दूसरी तरफ जो घर से ही विरोध की आवाजें उठ रही हैं। बिल्कुल, अगर ये कहें कि एक के बाद एक आवाज बढ़ रही है तो ये गलत नहीं होगा। जहां एक नेता ने विरोध प्रदर्शन किया तो वहीं दूसरे ने ये कह दिया कि हम जो काम करना चाहते थे वो नहीं किया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी अभी मिदनापुर से कोलकाता के सफर पर हैं, ये अगले 2 घंटे में कोलकाता पहुंच जाएंगे और उसके साथ साथ वो इस्तीफा भी देने की कवायद कर सकते हैं। ये बात बोली जा रही है कि आज वो जाकर अपने विधायक पद से भी इस्तीफा दे देंगे। बड़ी बात यह है कि आखिरकार एक के बाद एक ये इस्तीफे क्यों हो रहे हैं। नाराजगी पहले भी होती थी, 2016 के चुनाव के पहले भी होती, लेकिन इस बार काफी मायनों में चुनाव भी अलग है। जैसे ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फ्लाइट में बैठी हैं उत्तर बंगाल के लिए, एक के बाद एक चिट्ठियों का दौर मानिए फिर से शुरू हो गया है। और ये सिर्फ नाराजगी नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर इसी तरह से बार बार इस्तीफे गिरते रहे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि न सिर्फ विधायक बल्कि मंत्री पद से भी इस्तीफा देने के बाद किस तरह की नाराजगी होगी और किस तरह से टीएमसी को न सिर्फ बीजेपी बल्कि अपने ही खेमे में अभी रणनीति बदलनी पड़ जाएगी। मनोज्ञा, नजरा बनाए रखिए, हम लौटेंगे आपके पास। इस बीच पश्चिम बंगाल के बर्दवान में बीजेपी के एक कार्यकर्ता की लाश मिलने से भी अब सियासत काफी गरमाई हुई है, क्योंकि राजनीतिक रंजिश और ज्यादा बढ़ गई है। बीजेपी ने हत्या का अंदेशा जाहिर किया है और इसके पीछे कहा है कि तृणमूल कांग्रेस का हाथ हो सकता है। तृणमूल कांग्रेस लगातार ये भी कह रहे हैं कि इसके पीछे तृणमूल कांग्रेस नहीं है। और साथ ही साथ आपको अब ये भी बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के नेता, बंगाल प्रभारी, सुरक्षा बढ़ाई गई है और ये इसलिए किया गया है क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ हैं। कैलाश जी, सुरक्षा बढ़ाई गई और जरूरत इसकी थी भी, क्योंकि इसी की मांग लगातार वहां से हो रही थी कि जिस तरीके के सुरक्षा इंतजाम वहां पर हैं, खासकर तब जबकि कई ऐसे लीडर्स वहां पर पहुंचते और फिर सीधे सीधे हमला होता उनके काफिले पर। सुरक्षा तो मेरी वैसे ही थी, बाकी आज बुलेट प्रूफ गाड़ी जरूर मिली है मुझे
और सुरक्षा तो पहले से जो जेड सुरक्षा है मेरे पास वैसे ही है, पर बीपी नहीं, बुलेट प्रूफ गाड़ी आज जरूर कलकत्ता पहुंचे। स्थिति क्या है, क्योंकि आप तो काफी समय से वहीं पर हैं, देख रहे हैं कि एक चीज, और गवर्नर तक को इंटरवीन करना पड़ा इस पूरे मामले में, और ये तक कहना पड़ा कि अगर मुख्यमंत्री अपना जिम्मेदारी भूल जाएंगी तो वहां से मेरे दायित्व की शुरुआत होगी। सारी बातें उनको कहनी पड़ी, खास तौर पर वहां की कानून व्यवस्था सुरक्षा को लेकर हालात क्या है कैलाश जी? हेलो जी हाँ, एक बार फिर से बोले, आवाज आपकी कैलाश जी, मैं वहाँ के हालात के बारे में, क्योंकि आप लगातार वहाँ पर हैं, निशाना बनाया जा रहा है, खूनी खेल जिस तरीके से चल रहा है, गवर्नर तक को इंटरवीन करना पड़ा, कहा ये तक कहना पड़ा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है वहाँ राज्य की। देखिए, सत्ता का अहंकार जो होता है ना, वो प्रजातांत्रिक मूल्यों की हमेशा कुठारघात करता है। ममता जी, उनके भाइपो, उनको सत्ता का अहंकार है, इनको डेमोक्रेसी की कोई चिंता नहीं, इनको भारत के संविधान की कोई चिंता नहीं, इनको एक तानाशाही मन में आ जाती कि विपक्ष को कुचलना, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। और संघीय ढांचे का भी सम्मान नहीं करना। जब केंद्र सरकार ने अधिकारियों को नोटिस दिया तो उन्होंने कह दिया कि नहीं जाएंगे ये, तो अब ये जो अहंकार है सत्ता का, घमंड है जो सत्ता का, यह बहुत सारी विकृति पैदा करता है, और इसका ही परिणाम है कि राजनीतिक हिंसा बढ़ती जा रही है। जब नीचे तक ये संदेश चले गए, अभी 3 दिन के अंदर 4 कार्यकर्ताओं की हत्या फिर हो गई है नड्डा जी के हमले के बाद, तो ये जो लगातार हत्याओं का दौर, हिंसा की राजनीति, ये सब अहंकार के कारण आई। और मुझे लगता है अहंकार कभी भी किसी का नहीं रहता। रावण का अहंकार नहीं रहा तो ममता जी का क्या रहेगा। जी, शुक्रिया कैलाश जी हमसे बात करने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय जिनसे हम बात कर रहे थे, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पश्चिम बंगाल में हमले के बाद जिस तरीके से जेपी नड्डा पर हमला हुआ था, उसके बाद सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। लेकिन आपको ये भी बताएं कि बर्दवान में बीजेपी के एक और कार्यकर्ता की लाश मिली है, जिसके बाद अब राजनीतिक रंजिश और ज्यादा बढ़ गई है और बीजेपी ने हत्या का अंदेशा जाहिर किया है, कहा है कि इसके पीछे टीएमसी है। बंगाल के बवाल की ये ताजा तस्वीर है। बर्दवान में एक कार्यकर्ता की लाश मिलने पर बीजेपी और टीएमसी की तनातनी और बढ़ गई। बीजेपी ने साजिश का आरोप लगाया, टीएमसी पर सवाल उठाया। 24 घंटे में 2 वारदात और बंगाल की राजनीति में पहले से जारी तल्खी में जुड़े नए अध्याय, जिनमें अब ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों खुलकर आमने सामने खड़े हैं। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि राज्य सरकार के एक मंत्री ने ममता बनर्जी की हत्या की साजिश का आरोप लगा दिया। যদি মমতার সাথে লড়াই করে ভোটের লড়াই করে না পারে, তাহলে ওরা গোপনে লোক দিয়ে খুন করে আবার তাদের নামে দোষ চাপিয়ে দেবে। এতই নিকৃষ্ট এরা রাজনীতি করে। অভিষেক ব্যানার্জি মমতা ব্যানার্জিকে খুন করাবার চক্রান্ত হয়তো করতে পারেন। অভিষেক ব্যানার্জির স্ত্রী 40 দিন ধরে মা কালীতে মন্দিরে গিয়ে মারণ যজ্ঞ করছে সকালবেলা ও গর্ভগৃহের মধ্যে বসে। এই ঘটনাটা সুব্রত মুখার্জি হয়তো জানতে পেরেছেন, সেই জন্য এটাকে বিজেপি নামে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। ये वो तस्वीरें हैं जिसने बंगाल की सियासी आग में घी डालने का काम किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला बंगाल की राजनीति में कयामत बनकर आया। बीजेपी अध्यक्ष पर हमले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार बेहद सख्त है। केंद्र सरकार ने राज्यपाल से हालात पर रिपोर्ट मांग ली है। मुख्य सचिव अलप्पन बंदोपाध्याय और डीजीपी वीरेंद्र को तलब किया है। सुरक्षा इंतजाम देखने वाले 3 आईपीएस अफसरों का तबादला कर सेंट्रल डेपुटेशन पर बुला लिया गया है। लॉलेसनेस है और लॉलेसनेस के साथ साथ पॉलिटिकल पेट्रोनेज के साथ वायलेंस है और विकास के खिलाफ परिस्थितियों को पैदा करना यहाँ ममता जी की आदत है। बीजेपी के तेवरों से साफ है कि बंगाल की इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाए बगैर वो रुकने वाली नहीं है। बंगाल फतह का इरादा तो पहले से ही था, अब बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर भी लगा दिया है। 19 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। वो 2 दिन बंगाल में रहेंगे, कई कार्यक्रम करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात भी करेंगे। बीजेपी के तमाम नेता ममता बनर्जी पर पूरी ताकत से हमला कर रहे हैं। अंदाज ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला है। ये लड़ाई अब कहीं से भी रुकती हुई नहीं दिख रही। इंद्रजीत कुंडू के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक।
और इस बीच किसान आंदोलन को लेकर एक अपडेट हम आपको दे देते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले अमित शाह ने मुलाकात की है कृषि मंत्री के साथ। गृह मंत्री और कृषि मंत्री दोनों की मुलाकात खत्म हुई, 19वां दिन है आज, लेकिन बातचीत की गाड़ी घूम फिर कर गतिरोध के रास्ते में खड़ी हो जाती है। किसान नेता आज उपवास कर रहे हैं, बैठे हैं, और इधर गृह मंत्री कृषि मंत्री दोनों के बीच में बैठक हुई है जो थोड़ी देर पहले खत्म हो चुकी है। उपवास को लेकर आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों में जबानी जंग भी चल रही है। सरकार आंदोलन को लेकर काफी हलचल है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार किसानों की गलतफहमी दूर करने को तैयार है। There is no question of taking retrograde steps against our agricultural sector either. The recent reforms have been undertaken with the best interests of India's farmers in mind. We are, however, always willing to listen to our farmer brothers, allay their misgivings, provide them with assurances we can provide. Our government is always open to discussion and dialogue. सीधा चलेंगे, जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज जो बैठक हुई है और इसके बाद जिस तरीके से रक्षा मंत्री ने ये बात बताने समझाने की कोशिश की कि किसानों को बताने और समझाने की जरूरत है कि आखिर ये किस तरीके से कानून जो है वो किसानों के फायदे के लिए है। इस बीच किसानों का आंदोलन का 19वां दिन, क्या लग रहा है कि कहीं गतिरोध खत्म होगा आने वाले दिनों में? देखिए नवजोत, किसानों को लगातार समझाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाती रही है और इसके लिए बाकायदे 6 दौर की बातचीत भी किसानों के साथ सरकार की तरफ से हुई है। लेकिन अभी भी गतिरोध वैसे ही बना हुआ है किसानों के बीच में, और उनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि जो तीनों कृषि कानून हैं उनको वापस लिया जाना चाहिए। और आज इसी वजह से जो अलग अलग बॉर्डर के एरिया हैं या फिर जो दिल्ली के रास्ते हैं, उन कई रास्तों में किसानों की तरफ से वहां पर अनशन किया जा रहा है। मैं इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूं और आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो किसान हैं वो कितनी संख्या में जो रोहतक से रास्ता आता है इस पूरे रास्ते में यहाँ पर मौजूद हैं, और ये रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है। इस रास्ते में किसान जो हैं वो अलग अलग जगहों पर अनशन कर रहे हैं और यहाँ से करीब 2.5 से 3 किलोमीटर दूर सारा ट्रैक्टर और ट्रालियां जो हैं वो किसान की लगी हुई हैं। तो एक तरफ सरकार की तरफ से बातचीत करने के लिए कहा जा रहा है कि किसान जब चाहें तब बात कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ किसान उस बात को लेकर के अड़े हुए हैं। वो यही चाह रहे हैं कि जो तीनों कृषि कानून हैं जब तक वो वापस नहीं होंगे तब तक ये लोग ऐसे ही अपना अनशन करते रहेंगे, ऐसे ही जो आगे का आंदोलन है उसको बढ़ाते रहेंगे। तो किसान लगातार अपनी बात को लेकर के कोशिश कर रहे हैं और सरकार की तरफ से जो आज बैठक हुई है उस बैठक में इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है कि आखिर। जितेंद्र रहिए हमारे साथ। चर्चा हुई है, लेकिन क्या बात से बात बनेगी? क्योंकि किसानों ने सीधे कह दिया है कि वो कोई बात करने को तैयार नहीं है। सबसे पहले तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए। तो कृषि कानूनों को लेकर किसानों के आंदोलन का 19वां दिन है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स, तीनों बॉर्डर की अगर बात की जाए, वहां पर अन्नदाता आज उपवास कर रहा है। वो अन्नदाता जो कि देश का पेट भरता है आज वही उपवास कर रहा है। कुल 40 किसान उपवास कर रहे हैं, लेकिन हजारों किसान उनका साथ दे रहे हैं। और अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं शंभू बॉर्डर की, वो इलाका जहां पंजाब और हरियाणा दोनों की सीमाएं जुड़ती हैं। वहां पर भी प्रोटेस्ट चल रहा है और इस आंदोलन में, इस विरोध में कांग्रेस साथ दे रही है किसानों का। चलेंगे सीधा, मंजीत इस वक्त हमारे साथ वहीं से मौजूद है, मंजीत सहगल। मंजीत, क्या तस्वीर वहां की? क्योंकि अब कांग्रेस भी साथ में आ गई। हालांकि किसान बार बार ये कहते रहे कि हमें किसी सियासी पार्टी के साथ की जरूरत नहीं है। मंजीत सहगल, मेरी आवाज जी। प्रोटेस्ट है शंभू बॉर्डर पर। ये जो प्रोटेस्ट है आज कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष सुनील जाखड़ की अगुवाई में आयोजित किया गया है। यहाँ पर मुख्यमंत्री को छोड़कर कांग्रेस के सभी मंत्री मौजूद हैं और ये सभी बार बार ये कह रहे हैं कि अभी तक किसानों का जो आंदोलन है वो गैर राजनीतिक है और इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कभी ये कहा जाता है कि इसमें असामाजिक तत्व घुसे हुए हैं या फिर इसको कुछ ऐसी संस्थाओं ने हाईजैक किया है जिनका दूसरा एजेंडा है। लेकिन जहां तक किसान आंदोलन का सवाल है, अभी तक शांति प्रिय रहा है और ये कांग्रेस के नेता बार बार यही सवाल उठा रहे हैं कि जब पंजाब के या दूसरे प्रांतों के किसान लगातार केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो आखिर केंद्र सरकार उनकी आवाज क्यों नहीं सुन रही है।
आपको बता दूं नवजोत की इस प्रदर्शन के अलावा अकाली दल भी कई जगहों पर प्रदर्शन कर रहा है। पंजाब के कई जिलों में आज प्रदर्शन किया गया है और एकता उग्राहा जो किसान संगठन है उसको छोड़कर लगभग सभी किसान संगठनों ने एक दिन की भूख हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। लगभग सभी नेता भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जहां तक किसानों की बात है, अभी भी दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलियां दिल्ली की तरफ लगातार कूच कर रही हैं। हरियाणा सरकार के मुताबिक इस वक्त दिल्ली के शिंगू बॉर्डर पर 39,000 किसान जमा हो गए हैं और कुछ दिनों में और किसान जमा होंगे। जहां तक पंजाब से दिल्ली की तरफ आने वाली ट्रेनें हैं वो भी खचाखच भरी हुई हैं और किसान सैकड़ों की संख्या में दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं ताकि केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बनाया जाए और जो केंद्र के 3 नए कृषि कानून हैं उनको रद्द करवाया जा सके। कुल मिलाकर सभी किसान जत्थेबंदियों और राजनीतिक पार्टियों का यही आह्वान है। मंजीत जी, नजर आप बनाए रखिए। शंभू बॉर्डर से जानकारी दे रहे थे और उपवास को लेकर सियासत कैसे गरमाई हुआ है वो साथ ही साथ हम आपको दिखा भी रहे हैं। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि बीजेपी महासचिव वरुण सिंह ने आज किसान आंदोलन के पीछे के इरादों पर सवाल उठाया है। अरुण सिंह ने कहा कि आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग की घुसपैठ हो चुकी है। भोले भाले किसान हैं लेकिन उनके बीच में कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग भी घुस गए हैं और मीडिया भी देख रही है। किसान भोले भाले हैं लेकिन कुछ लोग उसमें शामिल हो गए हैं। पूरा की पूरा जो मुहिम है वो हकीकत से कोसों दूर और भ्रम के भूत से मजबूर है। ये अब जो जिन लोगों ने भय और भ्रम का भूत खड़ा किया है ये वो साजिशी सियासी सिंडिकेट है जो पूरी तरह से जनता द्वारा नकार दिया गया है। मंडियां सुरक्षित हैं, खेत खलिहान सुरक्षित हैं, एमएसपी सुरक्षित है और यही नहीं, मोदी जी के शासनकाल में रिकॉर्ड एमएसपी के जरिए भुगतान हुआ है, रबी के भी और खरीफ की भी फसलों का। तो अब सवाल यहाँ कंफ्यूजन का खड़ा कहां होता है? तो किसान आंदोलन के साथ ही आम आदमी पार्टी अब खुलकर खड़ी हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधायक ये कह रहे हैं कि किसानों का हक बिल्कुल जायज है। मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार के कुछ मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग बार बार कह रहे हैं कि ये किसान देशद्रोही हैं, ये आंदोलन देशद्रोहियों का है, यहाँ पे एंटी नेशनल लोग बैठे हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हजारों एक्स सर्विसमैन, पूर्व सैनिक जो रिटायर हो चुके हैं, ऐसे हजारों पूर्व सैनिक वहां पे बॉर्डर पे किसानों के साथ बैठे हुए हैं। केजरीवाल जी ने जब से दिल्ली में किसानों के लिए जेल बनाने से मना किया है उसके बाद से बीजेपी के नेता बहुत बौखलाए हुए हैं। इन्होंने बहुत दबाव डाला था मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि किसी तरह से इन किसानों को यहाँ जेल में बंद कर दो, इनको सड़क से उठा के जेल में डाल दो, उसके बाद में इस आंदोलन को जेल में ही खत्म कर देंगे, सारे स्टेडियम्स में जेल बना के। वो जब से अरविंद केजरीवाल जी ने मना किया है उसके बाद से इन्होंने तरह तरह के काम हरकतें करनी शुरू की हैं। भाजपा ना आइडिया सोचती रहती है, उनके आइडिया चल नहीं रहे। क्या है, पंजाब के किसान जिसके बच्चे फौज में हैं, जिसकी सिख रेजिमेंट की शौहरत जो है बच्चा जानता है, वो उग्रवादी नहीं हो सकता, वो खालिस्तानी नहीं हो सकता, वो टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं हो सकता, वो देशद्रोही नहीं हो सकता। तो वो स्कीम तो चली नहीं। अब स्कीम बनाई है दिल्ली वालों की। दिल्ली वाले सारे के सारे, चाहे वो मजदूर हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे डॉक्टर हों, सब किसानों के साथ खड़े